वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पेपर कोड 35-2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारा सेट 2 है। इससे पहली वीडियोस में हम सेट 1 को कवर कर चुके हैं एंड आज की अपनी इस वीडियो में हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। अगर आपको सेम वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो यहां क्लिक करके आप सेट 1 के अंदर उन्हें देख सकते हैं 35-1 के अंदर। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दैट इज वी हैड 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री ओवर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें ये वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू ऑप्शंस में से किसके बराबर होगी। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। आप समझें 1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और नीचे 1 + 1/3। ऊपर एलसीएम ले लो 3, यहां पे आएगा 3 - 1 और नीचे एलसीएम 3 + 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। अब आप चेक कर लो कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है। ओके, ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं दे रखे, तो आप पहला ऑप्शन देखें sin 60। sin 60 होता है √3/2, यानी वो तो ये नहीं होगा। एंड cos 60 होता है हमारा 1/2, दैट इज ऑप्शन बी। यहां पर आप टिक करोगे कि इस 1/2 की वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 3, द 13th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। इस एपी के एंड से मतलब पीछे की तरफ से आप 13th टर्म निकाल दीजिए। तो एपी क्या है हमारे पास, एपी इज 20, 13, 6, -1 -148। अब आप समझें कि वो कह रहा है पीछे से आप 13th टर्म निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस एपी में टर्म्स कितनी हैं, क्योंकि यहां ये nth टर्म हमें दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे कि इस एपी में टर्म्स कितनी है। तो आप समझें a है हमारे पास 20, अगर हम d निकालें तो वो होगा a2 - a1 यानी कि 13 - 20 दैट इज -7। एंड जो nth टर्म है वो है -148। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1 × d इज इक्वल टू -148। a है हमारे पास 20 प्लस n हमें निकालना है एंड d इज -7। इस 20 को इधर ले आएंगे, -7 × n - 1 -148 -20 दैट इज -168। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो 168/7, 7 से 2 टाइम्स एंड 24। इस 1 को इधर ले आएंगे, सो n इज इक्वल टू 24 + 1 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो यहां 25 आ गई। मतलब इस एपी में आपके पास 25 टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि हम ये पता लगाएं कि जो लास्ट से 13th टर्म है, क्योंकि लास्ट से निकालने का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, बट अगर हम ये पता लगा लें कि जो पीछे से 13th टर्म है वो फ्रंट से कौन सी टर्म होगी, फिर हम निकाल पाएंगे। आप समझे, मान लो एक एपी है, दैट इज ABCD। आप वो कह रहा है पीछे से दूसरी टर्म निकाल दो, तो एंड से दूसरी टर्म है ये, और टोटल टर्म है यहां पर 4। तो पीछे से वो कौन सी कह रहा है, दूसरी टर्म, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल गया 3। यानी जो पीछे से दूसरी टर्म है वो आपकी फ्रंट से, सामने से तीसरी टर्म होगी। किसी और पर लगा के देख लो, ABCDE,
पीछे से तीसरी टर्म, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो 3, मतलब जो लास्ट से थर्ड टर्म है वो फ्रंट से आपकी तीसरी टर्म है। तो सेम यहां पर करेंगे, वो कह रहा है कि फाइंड 13th टर्म फ्रॉम एंड इज, वो कौन सी टर्म होगी? 13th टर्म फ्रॉम एंड इज वो होगा 25 माइनस 13 प्लस 1, यानी देखो ये हो गया आपका, दिस इज 12 प्लस 1 इज 13। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, जब लास्ट से जो 13th टर्म है वो आपकी फ्रंट से भी स्टार्टिंग से भी जो है वो 13th टर्म है। आप लिखेंगे 13th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 13th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो दोनों बराबर हैं। तो अब आप इसमें निकाल दो। सो आपको निकालना है अब A13। बाई चांस इसमें तो सेम आ गया, बट हर किसी में जरूरी नहीं है कि सेम आएगा। ये मेथड आपको यूज करना है और फिर आप ये पता लगा पाओगे कि वो सामने से स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी एंड फिर उसको निकालना इजी हो जाता है। A प्लस 12D, A इज इक्वल टू हमारे पास है 20 प्लस 12 माइनस 7, सो 20 माइनस 84 इज माइनस 64, सो 13th टर्म फ्रॉम एंड इज माइनस 64। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, 2 dice are rolled together, what is the probability of getting a sum greater than 10? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपको जो दोनों डाइस पे सम मिल रहा है वो ग्रेटर देन 10 हो। आप जानते हैं when 2 dice are rolled, total number of cases, total cases क्या बनते हैं आपके पास? हो सकता है 1,1 आए, 1,2, इसी तरीके से 1,6, 2,1, 2,2 से 2,6, 3,1 से 3,6, 4,1 से 4,6, 5,1 से 5,6, 6,1 से 6,6। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो यहां पर बनते हैं 36। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 36 बनते हैं। अब ए इवेंट क्या कह रहा है? ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10, सम जो है वो ग्रेटर देन 10 मिले। अब जरा देखिए ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिनका सम ग्रेटर देन 10 आ सकता है। 1,6 में तो लास्ट तक 7 आ रहा है, 2,6 8, 3,6 9 नहीं आ सकता, 4,6 में भी क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, बट हमें चाहिए ग्रेटर देन 10। तो 5,5 में भी 10 आ रहा है, 5,6 इनका सम 11 है, यानी ये उसके अंदर आएंगे। 6,5 का भी 11 है एंड 6,6। केवल ये 3 पेयर ऐसे हैं जिनका की जो सम है वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। दिस इज द बेसिक फार्मूला। अब आप देखें कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 1 2 3 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन 10 इज 3/36, और यू कैन से आप इसे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1/12, जो कि ऑप्शन में भी आपको दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए,
इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं एंड वो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास यहाँ एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल का डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं -5,4 एंड दिस इज 1,0 और वो कह रहा है इस रेडियस बता दीजिए इस सर्कल की। आप देखो ये जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट आपके पास हैं। अगर यहां आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो आप ये डायमीटर निकाल सकते हैं एंड डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो रेडियस होती है। तो बेसिक कंसेप्ट माइंड में स्ट्राइक कर गया कि पहले आप ये डायमीटर निकालेंगे एंड देन उसका हाफ करके आप रेडियस बताएंगे। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वो होगा x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वेयर। आप समझे कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वेयर इज 36 प्लस 16 दैट इज। अब आप देखें कि क्या होगा, 6 प्लस 6 इज 12, 1 एंड 52। 52 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 52 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 13। 4 का स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर रूट होगा 2√13 यूनिट्स। दिस इज बेसिकली द डायमीटर। we have to find the radius. So radius is equal to half of the diameter, half into diameter, तो half into diameter, half into 2 into √13, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √13 यूनिट्स इज द रेडियस फॉर दिस सर्कल। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो √13 यूनिट्स हमारे पास होगी। इसके बाद क्वेश्चन 16 देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -1 एंड 2। ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं जिनकी की जीरोज -1 एंड 2 हैं। तो इन जीरोज को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा एंड बीटा मान लेता हूं। पहला है -1 एंड बीटा इज 2। तो आप पॉलिनोमियल निकालना जानते हैं जब आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो। तो सम ऑफ जीरोज हमने लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। दिस इज द प्रोडक्ट। सो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां अब आप सिंपली वैल्यू रखें। सो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1, सो ये हो गया -x अल्फा बीटा -2। दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके की जीरोज -1 और 2 होंगे। आप पूछे सर ये k क्यों लगाया, k हमें यहां पर फॉर्मूले में लगाना होता है क्योंकि देखिए जब आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। k की वैल्यू 2 रखोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 एंड सिमिलरली आप k की वैल्यू n तक रखते जाओ तो यहां x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इसके भी जीरोज ये होंगे, इसके भी जीरोज ये होंगे, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनके की जीरोज ये हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बन रहे हैं, आप k की वैल्यू बदलते जाओ और हर पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो यही होंगे, यानी आप समझ पाए कितने होंगे, n मतलब इनफाइनाइट। तो आप समझे कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके की जो रूट्स हैं वो -1 और 2 हों, ऐसे हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। अगर आपने ये k नहीं लगाया ना तो आप एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो जब जो कांस्टेंट ऑफ k है वो 1 है आपका, तो वो भी हमें मिल गया। बट हम ऐसे पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट यहां पर बना सकते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए,
द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल टू 5n माइनस 7। उस AP की कॉमन डिफरेंस बता दीजिए जिसकी nth टर्म आपको दे रखी है। अगर nth टर्म आपको दे रखी है ना तो फिर आप उस AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। समझे कैसे? an इज इक्वल टू 5n माइनस 7 और आप समझे ये nth टर्म है। अगर आप यहां a की जगह 1 रखोगे ना तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 7 इज माइनस 2। a की जगह 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगी, यानी 10 माइनस 7 इज 3, थर्ड टर्म मिल जाएगी। बट दो टर्म हमारे पास सफिशिएंट है आपका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस ऑफ माइनस 2, यानी कि 3 प्लस 2 दैट इज 5। ये हमारे पास क्या होगा? उसका कॉमन डिफरेंस यहां पर होगा। तो ये 5 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द रेशो इन विच y इज इक्वल टू x डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज, इसे आप नाम दें AB। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6। मान लो एक लाइन है, ये लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू x, और वो पूछ रहा है कि ये लाइन y इज इक्वल टू x इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, ये आपको बताना है। तो हम मान लेंगे कि जो लाइन है वो इसको k रेशो 1 में डिवाइड करती है, जो जनरली हम करते हैं। जब रेशो निकालना हो तो रेशो को हम अपनी तरफ से k रेशो 1 मानते हैं, और इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स भी मान लिए दैट आर x, y। सो हम यहां लिखेंगे लेट C पॉइंट ऑन लाइन। देखो C पॉइंट इस लाइन पर ही होगा ना, ऑन लाइन y इज इक्वल टू x डिवाइड्स द लाइन इन k रेशो 1। सो अब हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। सो यहां पर हम बोलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएंगे जरा देखिए। x की वैल्यू क्या होगी? k इंटू 1 इज k, 1 इंटू 6 इज 6, और अपॉन में आएगा दोनों का सम। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब बोले सर इतना तो हमने कर दिया कि इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इससे आगे हम क्या करें कि हमें ये k की वैल्यू मिल जाए। आप एक पॉइंट नोटिस करें कि जो ये C पॉइंट है वो AB पर भी है और इस y इज इक्वल टू x पर भी है। तो आप बोलेंगे कि C पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। आप बोलेंगे C लाइज ऑन द लाइन y is equal to x, therefore it must satisfy it। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये एक्स वाई की वैल्यू यहां लाइन में रख दो। तो y है अपने पास 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर और इसको इधर ले आओ। 6k माइनस k इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5। सो रेशो क्या आ जाएगा? सो रेशो इज 9/5 रेशो 1। अब डेनोमिनेटर में हम रेशो में नहीं रखते,
तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पे आ जाएगा विच इंप्लाइज 9:5। तो हमारे पास जो रेशो है वो 9:5 यहां पर आ जाएगा। एक ही की कंसेप्ट था कि कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उन्हें लाइन में रखना है और के की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए। In the given figure, PQ is a chord of circle centered at O. PT is a tangent to the circle at P. If angle QPT is equal to 55 degree, then find angle PRQ. मैं फिगर आपके सामने बनाता हूं। यहां पर एक सर्कल है, We had a circle, और यहां पॉइंट P है जिस पर कि एक टेंजेंट है हमारे पास, दैट इज PT। PT हमारे पास एक टेंजेंट है, यहां पॉइंट है Q, और PQ जो है वो इसकी एक कोड है। O इज द सेंटर, सो यहां से आप इसे मिलाएंगे एंड वो कह रहा है कि यहां पर आप ये एंगल बता दीजिए, दैट इज PRQ, और R यहां पर कोई पॉइंट है, सो यहां से इसे मिलाएं। PRQ यानी ये वाला एंगल बताना है। तो गिवन पार्ट में लिख देता हूं पहले। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज PQ कोड है, PT टेंजेंट है एंड एंगल QPT ये वाला एंगल हमें दे रखा है, दैट इज 55 डिग्री। एंड नाउ टू फाइंड हम लिखें तो वो हमें निकालना है यहां पर एंगल PRQ। अब इसको निकालने के लिए मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताऊं तो ये वाला कंप्लीट एंगल हमें पता होता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, और जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा। सिंपल, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, दोनों रेडियस हैं, तो ये इक्वल हो गया। फिर इस ट्रायंगल में लेंगे और ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल मिल गया तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल हम निकाल सकते हैं। एंड एक थ्योरम होती है हमारे पास कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल ये रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होता है। आपके पास 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि अगर किसी सर्कल में कोई पर्टिकुलर आर्क, ये जो आर्क है वो सेंटर पर आपका जो एंगल बनाती है, इसी आर्क से देखो, इस आर्क से एक एंगल तो यहां सेंटर पे बन रहा है। अब ये एक आर्क जो है आपका वो कहां बना ले, वो सेंटर सर्कल पे कहीं भी बना ले, वो इस एंगल का ये एंगल डबल होता है। ये थी आपकी थ्योरम। इसी थ्योरम का एक केस आता है कि अगर ये वाला एंगल यहां कहीं बने तो ठीक है, और अगर ये वाला एंगल यहां आ जाता है माइनर सेक्टर के अंदर, ये कोड है, ये माइनर सेक्टर के अंदर ये वाला एंगल आ गया, तो ये जो एंगल है वो इस रिफ्लेक्स एंगल का डबल होता है, का हाफ होता है। इस एंगल का डबल ये रिफ्लेक्स एंगल होता है जो सेंटर पर बन रहा है, इसका रिफ्लेक्स। तो इस थ्योरम को हम यहां यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो यहां पर OPT को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, OPQ, एंगल OPQ प्लस QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OPQ तो हमें निकालना है, QPT हमें 55 डिग्री दे रखा है। सो एंगल OPQ प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर ले जाओ। सो एंगल OPQ हमें कितना मिल गया, OPQ हमें मिल गया 90 माइनस 55 डिग्री, यानी कि 10 माइनस 5 इज 5 एंड 8 माइनस 5 इज 3, दैट इज 35 डिग्री। अब आप समझें
कि अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा। आप पूछे सर क्यों? हमारे पास यदि आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा हो, जब सामने वाली साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP 35 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इक्वल, opposite angles of opposite equal sides are equal. Opposite angles to opposite equal sides are equal. Opposite equal sides are equal. ये होता है। एंड नाउ अगर हम ये एंगल निकाल लें तो फिर इसका रिफ्लेक्स भी हम निकाल पाएंगे, और रिफ्लेक्स मिल गया तो ये बता पाएंगे क्योंकि इसका डबल ही ये रिफ्लेक्स होता है। सो नाउ अब आप ले लो इन ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ, सो यहां एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस POQ, एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 35 प्लस 35 ये है 35 प्लस 35 प्लस एंगल POQ इज 180 डिग्री। दिस इज 70, इधर जाके POQ इज 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। सो एंगल POQ हमारे पास आ गया 110 डिग्री एंड मेजर ऑफ द काम हो गया है। अब POQ, ये देखो ये है POQ और ये है रिफ्लेक्स POQ, तो हम जानते हैं एंगल POQ प्लस रिफ्लेक्स एंगल POQ दोनों का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि किसी एंगल और उसका रिफ्लेक्स क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो POQ हमें पता है 110 एंड रिफ्लेक्स को मैं REF से लिखूंगा, एंगल POQ इज 360 डिग्री। इधर ले जाओ, सो रिफ्लेक्स एंगल POQ इज 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आएगा 250 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 250 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्स, वी नो दैट रिफ्लेक्स POQ जो है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ PRQ या QPR, कुछ भी लिख सकते हो, PRQ, एंगल PRQ। आप रीजन भी बता देंगे बिकॉज इसमें लिखेंगे कि एंगल मेड बाय आर्क इन माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू द इज इक्वल ट्वाइस ऑफ द एंगल। आप लिखेंगे एंगल मेड बाय एन आर्क इन माइनर सेक्टर and this is segment, minor segment is equal to half of reflex made at center, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जो माइनर सेगमेंट में एंगल जो रिफ्लेक्स बनेगा वो इस माइनर सेगमेंट का डबल होगा या फिर ये इसका हाफ होगा, वही बात है दोनों में। सो यहां पर रिफ्लेक्स POQ है हमारे पास 250 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल PRQ। इस 2 को इधर ले आइए, एंगल PRQ इज 250 डिग्री बाई 2 यानी कि 125 डिग्री। सो एंगल PRQ इज 125 डिग्री और यही हमें यहां पर निकालना था। आई रिपीट माई प्रोसेस कि यहां पर पहले तो हमने इसका यूज करके ये एंगल निकाला,
ये इसके बराबर हो गया बिकॉज ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल निकाला, फिर इसका रिफ्लेक्स निकाल लिया, और फिर हमारे पास थ्योरम होती है कि ये वाला जो माइनर सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो इस रिफ्लेक्स का हाफ होता है या फिर इसका डबल रिफ्लेक्स होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहां ये एंगल निकाल लिया है। क्वेश्चन 26 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए यहां पर मैं स्टेप डेविएशन का यूज करूंगा। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। दिस इज द फॉर्मूला बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ए यहां पर अज्यूम्ड मीन है, यू आई हम निकालेंगे, एच इज द डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक्जाई निकालेंगे। एक्जाई क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। सो 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5 एंड 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइडेड बाई 2 होगा 2 to the 4 एंड 2 to the 4.5। अब देखो हर बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 15 है, सेम है तो ऐड करते जाओ। इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.5, 37.5। इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 42.5। ओके 42.5 क्यों आएगा, दिस इज 52.5। इसमें 15 ऐड करेंगे तो 67.5 ये आएगा हमारे पास, दैट विल बी, दिस इज इक्वल टू 0.5, 82.5। दिस इज एक्साई। अब यहां पर हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, लेट दिस इज अज्यूम्ड मीन, दिस इज ए। अब हम निकालेंगे डी आई, दैट इज एक्जाई माइनस ए। इसमें से इसको घटाना है तो यहां 52.5 माइनस 7.5, 0, 12 माइनस 7 इज 5 एंड दिस इज 45, माइनस का 45। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 2 माइनस 2 0, ये आ गया माइनस का 30। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 5 एंड यहां पे आएगा 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 14। और इसमें से इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहां पे आएगा 5 1, यहां पे आएगा आपका दैट इज 30। दिस इज डी आई। यू आई निकालेंगे तो यू आई होता है डी आई बाई एच। एच है 15 तो यहां बचेगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई तो यहां पे आएगा माइनस का 51, माइनस का 40 एंड माइनस का 18, 0, 15 एंड 18। अब इसको ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 33 प्लस का, और इन सभी को ऐड करेंगे सो 9 एंड 109 माइनस का। हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो इसमें से इसको हम ऐड कर लेंगे। यहां पे आ जाएगा 6, 10 माइनस 3 इज 7, माइनस का 76। दिस इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई। और समेशन ऑफ एफ आई आप करोगे तो 9 5 14 1 15 8 23 और 7 27, 23 और 7 इज 30, 3 4 6 and okay this is 2 1 3 4 2 6 और 1 7 और 7 और 3 10, दैट इज 100 हो गया। तो यहां वैल्यू रख दो। अज्यूम्ड मीन है हमारे पास 52.5 और समेशन ऑफ एफ आई यू आई है -76, समेशन ऑफ एफ आई है 100 इंटू में एच है 15। ओके अब आप यहां इसे डिस्टर्ब मत करना, 100 को नीचे रहने दो, बिकॉज
क्योंकि हमें नीचे से पॉइंट लगाने में आसानी होगी। या फिर मुझे दिख रहा है कि एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3, 5 से आपका 20, 2 से 10 और 2 से 2, 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब मत छेड़ना इसको बस यहाँ पर। तो यहाँ पे 52.5 माइनस 11.4 बाई 10, ये एक पॉइंट गिन के लगा देंगे, 52.5 माइनस 11.4, 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 1 इज 4, 41.4 इज अवर मीन। सो सिंपली हमने यहां स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया एंड हमने वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, a 2 digit number is 7 times the sum of its digit. The number formed by reversing the digits is 18 less than the given number. Find the given number. अब इसके लिए पहले तो आपके माइंड में यही क्लियर होना चाहिए कि एक 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन होती कैसी है। आप समझें, ये एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो 26, इसकी ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। एक्चुअली जब आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 6, क्योंकि ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट आपकी। तो आप एक 2 डिजिट नंबर मानने के लिए क्या करेंगे, आप एक 2 डिजिट नंबर मान लो, लेट द 2 डिजिट नंबर इज। अब देखो, आप उसे ऐसा मत मान लेना कहीं XY, ये कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है, आप उसे ऐसा मानेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज बेसिकली द 2 डिजिट नंबर। ये नंबर आपने अगर सही तरीके से मान लिया फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म अपने माइंड में रखना एंड फिर आप इसे मान पाएंगे, जहां पर y इसकी यूनिट डिजिट है और x इसकी टेंस डिजिट है। अब कंडीशंस पर आ जाओ, आप लिखें यूनिट डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x, और जो टेंस डिजिट है वो x है। अब वो कह रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाई ओके ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब क्या है, इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमसे कह रही है कि जो नंबर है, एक्चुअली में जो नंबर है वो आपका 7 टाइम्स है उनकी डिजिट्स के सम के। मतलब डिजिट्स का सम हमने कर लिया x प्लस वाई, ये जो नंबर है वो इसके 7 टाइम्स है। मतलब मान लो ये 1 है और ये 7 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 2 तरीके, या तो इसको 7 से डिवाइड कर दो या इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर लिख सकता हूं। तो यहां हम करेंगे इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई। बस इसे सॉल्व करो, यहां पे आएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। इधर ले आओ, 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। दिस इज 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन तो हमें यहां से मिल गई। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन करते हैं। सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, जरा पढ़ें उसे एक बार। वो कह रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। मतलब डिजिट्स को रिवर्स करके, तो डिजिट को रिवर्स क्या करना है कि x की जगह y और y की जगह x लिख दो। एक्चुअली पहले तो आप इस नंबर को लिख दें और ये वो जो नंबर है वो बनेगा डिजिट्स को रिवर्स करके। अब वो ये कह रहा है कि जो डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बना है वो इस वाले नंबर से 18 कम है। मतलब ये 19 है तो ये 1 है, 18 कम है। तो
इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इसमें 18 जोड़ दूं तो आप देखें कि दोनों बराबर हो गए, तो यहां हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखो, इसको इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 18। तो यहां आ गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दिस इज 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ रहा है। अब बस दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इट्स अप टू यू। बट मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू डायरेक्ट है, यहां रखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन सेकेंड, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू 2, तो y तो 2 आ गया। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में रखेंगे y इज इक्वल टू 2, तो यहां होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हमें मिल गई। वो पूछ रहा था हमसे नंबर, 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी 40 प्लस 2 is 42. So the 2-digit number is here 42. तो पहले आपको ये 2-digit नंबर मानना है, एंड फिर जो कंडीशंस वो दे रखा है वो बनानी है, और फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन बनेंगी। दोनों को सॉल्व करके यूनिट और टेंस डिजिट निकालनी है, यहां पुट करते ही आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए, in an AP the sum of first n terms is given by Sn is equal to 6n minus n square, find its 30th term। यानी सम के लिए हमें nth टर्म दे रखी है। सो आप लिखेंगे here Sn is equal to 6n minus n square। अब एक्चुअली में ये है क्या, अगर यहां n की जगह 1 रखोगे तो आपको पहली टर्म्स का सम मिल जाएगा, 2 रखोगे तो पहली 2 टर्म का सम मिल जाएगा, 3 रखोगे तो पहली 3 टर्म्स का सम मिल जाएगा। मतलब n की वैल्यू जो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे आपको उतनी टर्म्स का सम मिल जाएगा। एक बेसिक कंसेप्ट आप अपने माइंड में बनाएं। मान लो आपके पास जो AP है वो ऐसे है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, जिसका कि कॉमन डिफरेंस जो है CD वो D है। अब आप समझे कि यदि मैं आपसे कहूं S1 मतलब एक टर्म का सम, तो एक्चुअली में एक टर्म का सम क्या हो जाएगा, वो आपके पास A1 ही आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज। एंड अगर मैं आपसे कहूं S2 तो 2 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, और A1 तो हमारे पास A1 ही है, और A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस D, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं पहली टर्म में यदि मैं D जोड़ दूं तो दूसरी टर्म मिल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A1 प्लस D। अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, तो यहां पर S1 हम निकालें, S1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 इज 5। ये हमारे पास पहली टर्म आ गई, दैट इज फर्स्ट टर्म। S2 आप निकालोगे तो S2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे 6 इंटू 2 माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 इज 8, दिस इज S2। और S2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं A इंटू A प्लस डी यानी 2A प्लस डी। एक्चुअली में आप क्या करना है, आप AP मान लेना, let A be the first term and D is the common difference, D is the common difference। ये लाइन आप ऊपर लिख देना क्योंकि इसको मानना पड़ेगा, ये हमें दे नहीं रखा है। तो 2A प्लस D ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही 2 टर्म्स के सम हैं। सो 2A प्लस D इज इक्वल टू 8। A हमारे पास है 5,
2 इंटू 5 प्लस डी इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 8 माइनस 10 यानी कि -2, सो d इज इक्वल टू -2। तो d हमारे पास -2 आ गया। अब हमारे पास a है और d है, अब वो कोई सी भी टर्म निकलवा ले, हम इजीली निकाल सकते हैं। वो कह रहा है 30th टर्म बता दो। 30th टर्म होती है a प्लस 29d। a है 5 और जो d है वो है आपके पास -2, सो 5 माइनस 58 इज -53। दिस इज आपकी जो यहां पर 30th टर्म है, और वो कुछ इसके अंदर नहीं पूछ रहा है,